अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सियाल। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जब हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमारी दिमाग की कारकर्दगी मुतासिर होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हम किस तरह अपनी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं? माहौल और सर्कमस्टांसिस का क्या असर होता है हमारी दिमागी सेहत पर? इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी किस तरह हम अपने दिमाग की ताकत से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंटिस्ट और ट्रेनर जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक सईद साहब। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, थैंक यू वेरी मच। इल्मी सिटी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चांस दिया इस सिचुएशन में लोगों से बात करने का। जी, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि कर्नल साहब एक अरसे से माइंड साइंसेस के ऊपर ट्रेनिंग्स देते आ रहे हैं। इन्होंने पाक आर्मी में मौजूद नौजवानों से लेकर कश्मीर में असातिज़ा तक को ट्रेनिंग्स दी हैं। माइंड साइंसेस और दिमागी कारकर्दगी के हवाले से इनकी ट्रेनिंग्स आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं हर जगह। सवालात के सिलसिले का आगाज करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि हम बात करने जा रहे हैं दिमागी कारकर्दगी के ऊपर, किस तरह हम इसको बेहतर बनाकर जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सेशन बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एंड तक इस सेशन के साथ जुड़िए रहिए। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस दौरान अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। फारूक साहब आपका सवालों को जरूर एंटरटेन करेंगे। फारूक साहब, सवालों के सिलसिले का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है? हम किस तरह इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए किसी चीज या किसी मकसद को हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुमान का कानून, मैंने इसके ऊपर लिखा भी। बड़ी छोटी सी बात यह है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को वो कुछ मिलता है जिसका उसने गुमान किया। हमारा जो दिमाग है, हर चीज जिसको हम खींचना चाहें उसको खींच सकता है। एक मकनातीस जो है अपने से 12 गुना ज्यादा वजनी चीज को खींच सकता है, जबकि हमारा दिमाग जो है 12,000 गुना वजनी सोचों को अपनी तरफ खींच सकता है। आप देखें इस दिमाग की कितनी ताकत है। ये भी एस्टिमेट है, इससे शायद इससे बहुत ज्यादा होगा। जो भी चीज आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले वो आपके दिमाग में बनती है। दुनिया में कोई भी काम इमेजिनेशन में सबसे पहले होता है, उसके बाद ऑन ग्राउंड होता है। और जब तक वो चीज हमारे दिमाग में, रूह और रवा में, नेचुरल स्टेट में नहीं आती, उस वक्त तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा। इंसान को वही कुछ मिला जिसका उसने गुमान किया। गुमान, आपकी बॉडी के अंदर ये चीज रच बस जाए, इसको गुमान करना कहते हैं मुकम्मल। इसकी पहचान ये है कि अगर आप टीचर हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप दोपहर को पढ़ाने के बाद थक गए हैं, तो इसका मतलब है वो चीज आपकी बॉडी में मुकम्मल तौर पर रूह और रवा में नहीं आई। लेकिन अगर आपकी काम करने के बाद आपकी एनर्जी बढ़ गई है, तो ये इंडिकेशन है कि वो चीज आपकी रहो रवा में है। आपको ना एंजाइटी होगी ना टेंशन होगी, और वही काम आप शौक और पैशन से कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सही। बात जो भी मैं लॉ को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, कि हमारा दिमाग जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना चाहे तो उसको खींच सकता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो नेगेटिव चीजों को खींचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचे रखेंगे तो आप पॉजिटिव चीजों को खींचेंगे। ये बड़ा जरूरी है। हमारी सोच की जो लहरें हैं, ये जैसे ही हम कोई चीज सोचते हैं, दिल में सोच पैदा होती है, दिमाग में प्रोसेस होती है, और 1 सेकंड के 10 लाख हिस्से में पूरी दुनिया में फैल जाती है। और एक हमारी सोच जो है एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है। एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है। जब भी दो ऑब्जेक्ट दुनिया के किसी भी जगह पे हों, एक ही फ्रीक्वेंसी पे हों, तो वो उनको रेजोनेंस का नाम दिया जाता है। जैसे एक बंदा, मैं किसी ड्रामा देख के हंस रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मेरा अपना ख्याल है कि उसके साथ एक और बंदा जब अंदर आ जाता है, तो वो उसकी जो हंसी है वो डबल नहीं होती, बल्कि उसकी हंसी जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जब किसी की हंसी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्ले किया, उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो गई। आपने अक्सर गौर किया होगा, जिस दिन वालदा का मूड खराब होता है उस दिन वालिद साहब का मूड भी खराब होता है, क्योंकि ये जो सोच की लहरें हैं। यस, देखिए आपकी हंसी बता रही है कि ये सच है।
बिल्कुल ये सही। जो सोच की लहरें हैं, ये 24 फुट के या 8 मीटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, एक आप किसी से बात करने लगे और वो फौरन बंदा कहेगा, सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो क्या मतलब है? वो आपकी जो कॉग्निटिव बिहेवियर था, आपके बोलने से पहले दूसरे बंदे ने उस फ्रीक्वेंसी पे आके जब सांस लिया तो उसने कैच कर लिया और आपने वो चीज कैप्चर कर ली। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सोच की लहरें हैं, ये बहुत पावरफुल है। जब मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ सोच, सोच से हर चीज बनती है, थॉट बिकम थिंग्स, तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और हमारा दिमाग एक वक्त में अगर मुस्बत सोचता है तो उसके साथ ही वो मनफी भी सोचने का अख्तियार रखता है, सही। अख्तियार रखता है। अगर अब हम जिस तरीके की तरफ हम अपनी सोच को शिफ्ट करना चाहेंगे, उस तरह वो चीजें करनी शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक हादसा होता है, हादसे में कुछ लोग लोगों को उठा रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं, कुछ चाय पी रहे होते हैं, कुछ आराम से रो रहे होते हैं। सिचुएशन तो एक जैसी थी, लेकिन हर बंदे ने अलहदा अलहदा क्यों बिहेव किया? इसका मतलब है कि सरकमस्टांसिस पे काबू पाया जा सकता है आपकी इन अंदर की ताकत के साथ, अंदर की एनर्जी के साथ। आप अपने सरकमस्टांसिस पे बहुत आराम से काबू पा सकते हैं और अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी तेजी से आपके बिलीफ सिस्टम में कोई चीज आएगी, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ये समझते हैं पैसा चाहिए, नहीं, पैसा नहीं चाहिए ना। आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब लोग आज कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना चुके हैं, अल्लाह के भी करीब हैं। क्यों? उन्होंने अपनी सोच को तब्दील, डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। क्योंकि इंसान के पास क्या चीज है जिसकी वजह से सोच तब्दील होती है? आपके पास पावर ऑफ डिसीजन है। ये इंसान के पास है, जानवर के पास नहीं है। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है। आप जो काम करना चाहते हैं वो ही काम आप करते हैं। आपका इनर कॉन्शियस है जो आपको हमेशा सच बताता है। ये जो तीन चार चीजें आपके साथ मैंने बोली, अगर आप जब भी कोई सोच आती है, आप आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आपके पास इनर कॉन्शियस है, आपके पास पावर ऑफ डिसीजन है, आपके पास फ्री विल है। फ्री विल, ये चार चीजें हैं। तो आप जैसे ही सोच के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, आपकी चीजें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ होना शुरू हो जाती हैं। आपका मूड खराब होता है किसी दिन और आपका दोस्त आपको कहता है चलो यार खाना खाना चलते हैं, क्या किया उसने आपको? उसने सिर्फ आपकी परसेप्शन चेंज की है। तो इन चार चीजों से सिर्फ इंसान जो है अपनी परसेप्शन चेंज करता है, और जैसे ही अपनी परसेप्शन चेंज करता है, यू चेंज द परसेप्शन एंड एवरीथिंग चेंजेस। आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और मेरे ख्याल में गर्मी में गेहूं पकते हैं। आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और मेरे ख्याल में सर्दी जब तक नहीं होगी दरियाओं में पानी कहां से आएगा? ये हमारी सोच की ऐनक जो है, इसके साथ ये जो परसेप्शन है वो चेंज होती है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। इसी को गुमान का कानून कहते हैं। सही। जी उस्मान आपने प्लीज। बहुत आपने बहुत बेहतर अंदाज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और बहुत आसान अल्फाज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन किया है। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं दिमागी कारकर्दगी से के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि हम किस तरह से दिमागी कारकर्दगी के ज़रिए एक अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं, वो अच्छी और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। अच्छा, ये जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं या डिसीजन मेकिंग जो है, मैं अभी ये क्योंकि अभी मौका मिला और पिछले 2 साल से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, शायद अभी तक मैं ही हूँ जो इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि इंसानी दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग या सोशल बिहेवियर या फियर या एजुकेशन या रिलेशनशिप, सेक्सुअल एबिलिटी, ये कौन सी जगह है जहां से ये काम शुरू होता है। तो मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ, ये दो आंखें हैं, इसके दरमियान में ये जो जगह है हमारे माथे पे जहाँ पे हम सजदा करते हैं, इसके पीछे जो दिमाग का हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको कहते हैं। इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। आप ये समझ लें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन डेंड्राइट्स के अंदर या इस छोटे छोटे न्यूरॉन की पिक्चर तो आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं ये दिखा तो सकता हूं, मुझे नहीं पता ये सीधी आएगी या उल्टी आएगी। ये मेरी बेटी ने ये बनाई है और आई डोंट नो, आप देख सकते हैं इसको, ये इस वक्त उल्टी आ रही होगी जी सर, तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसके नीचे जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग के बारे में लिखा हुआ है कि डेंड्राइट्स के ऊपर इस हर एक चीज की अलग अलग इमोशंस लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे
अगर आप डेली रूटीन की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको हर चीज, 4 चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर आप उसकी तरफ देखें तो आपकी लेजीनेस खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपकी रूटीन एक्टिविटीज बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे, अगर आपने किसी जगह पे टाइम दिया हुआ किसी को 3 दिन के बाद का, तो क्या आप सो के उसके साथ गुजारा करना चाह रहे हैं? आपकी इंटेंशन क्या है? आपने जब जाना है और सामान लेके जाना है, तो सबसे पहले अपनी इंटेंशन को देखें। जैसे आप इंटेंशन देखेंगे तो आपकी सोच की डायरेक्शन एकदम अटेंटिव हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, तो आपकी अटेंशन बदल जाएगी। जैसे ही आपकी अटेंशन बदलेगी तो आप उसकी रीजनिंग में आ जाएंगे, दलील में आ जाएंगे चीजों की। जैसे ही आप दलील में आएंगे, आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा, आप प्लान कर सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे ही आप प्लान कर लेंगे लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, आपकी सोच की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, आपकी रीओरिएंटेशन हो चुकी होगी। सबसे मजे की बात यह है कि ये काम आपने मेंटली करना है, सिर्फ बैठ के करना है, आंखें बंद करके सिर्फ ये करना है कि मेरी इंटेंशन क्या है। जैसे ही इंटेंशन आपको पता चलेगी, यानी कि नीयत क्या है, तो आपकी नींद खुद ब खुद भाग जाएगी, आपकी डेली रूटीन खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, आपके डिसीजन मेकिंग आसान होगी। ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इसके अंदर आप फिल करना शुरू कर दें, तो मैं आपको इसे थोड़ी सी आगे डिटेल में बताता हूँ। इन सब चीजों के जो मैंने आपको 5 फैक्टर्स छोटे छोटे बताए हैं, ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड इमोशंस हैं, आपकी वो चीजें हैं। जैसे ही आप इनके ऊपर टच करते हैं, तो आपकी बॉडी के इस जगह पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, बेसिकली हर एक का 0.02 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है हर चीज का। तो आपको तकरीबन 0.08 इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट चाहिए। आपने जो काम नहीं किया हुआ, उसका इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, आप सो गए। जैसे ही आपने इन चीजों के ऊपर, 4-5 चीजों के ऊपर सोचना शुरू किया, तो इलेक्ट्रिक करंट, एक जो इंपल्स है, वो पैदा होना शुरू हुआ। जैसे ही पैदा होना शुरू हुआ, आप देखेंगे, ये काइंडली, ये जो हमारे दिमाग की पिछली जगह है, इसके अंदर वाली जगह पे, लिम्बिक सिस्टम में जो कुछ पंखे की तरह की कुछ चीजें हैं, उसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। वहां पे हमारा बिहेवियर पैटर्न मुकम्मल मौजूद है। हमारा बिहेवियर पैटर्न मुकम्मल मौजूद है, मैं आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे बिहेवियर पैटर्न मुकम्मल मौजूद है। और अगर वो इलेक्ट्रिक करंट किसी तरीके से मुकम्मल पास हो जाए, तो आपके सेल्स के अंदर जो सोडियम आयंस हैं, वो जो बाहर और अंदर पूरे नहीं गए हुए, वो थ्रू हो जाएंगे। जब वो थ्रू होंगे, तो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी बेहतर शुरू हो जाएगी। डेली रूटीन एक्टिविटी आपकी बेहतर होना शुरू होएगी, तो साथ ही आप ये फील करेंगे कि आपके अंदर एक नया करंट पैदा हो गया, नई एनर्जी पैदा हो गई, नई हिम्मत पैदा हो गई, नया हौसला पैदा हो गया, आपके लिए डिसीजन करना भी आसान हो गया। ये सब कुछ हमारे अंदर है। जो इंसान ये सही। समझता है कि बाहर है कुछ, तो वो बहुत बड़ा उस सवाल का जी। इंतजार कर रहा है, शायद वो 10 दिनों के बाद भी उसको ना मिल सके। जी उस्मान। सही। जी, मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अपनी ऑडियंस से बात करता चलूं कि हम लोग आपके सवाल ज़रूर देख रहे हैं, हम आपके सवाल नोट भी कर रहे हैं, हम आपके सवालों को एंटरटेन भी ज़रूर करेंगे, लेकिन एंड पर हम लोग तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सेशन के साथ एंड तक जुड़े रहिए, अगर आपको फारूक सर से अपने सवालों के जवाब लेने हैं। सर, मेरा नेक्स्ट जी क्वेश्चन बिल्कुल, आपसे मैं ये है। इंशाल्लाह ताला मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि लोग सवाल पूछें। जी, आप अपने सवाल ऐड करते जाएँ, हम लोग आपके सवाल ज़रूर एंटरटेन करेंगे। सर, ये बता दें कि अभी आपने बात की कि ये हमारी जितनी भी थॉट्स हैं, ये हमारे माइंड से कंट्रोल हो रही होती हैं। तो ये जो नेगेटिव जी थॉट्स हमें आती हैं, ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ से ऑपरेट हो रही होती हैं और हम इन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये नेगेटिव थॉट जो अंदर से आ रही होती हैं, क्या करें? मैंने आपको बोला कि हमारा दिमाग जो है, एक वक्त में अगर नेगेटिव सोचता है तो पॉजिटिव भी सोच रहा होता है, पॉजिटिव सोचता है तो नेगेटिव भी सोच रहा होता है। इसको लॉ ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। दोनों पोल्स की तरफ जा रहा होता है। सही। अगर अगर ये दोनों पोल की तरफ जा सकता है, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोड़ लिया जाए। और फिर अब प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोड़ने का तरीका क्या होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोड़ने का तरीका, आपके ज़हन में आपका टारगेट होना चाहिए। आज का टारगेट भी हो सकता है, दोपहर का टारगेट भी हो सकता है, और लॉन्गर से का भी टारगेट हो सकता है। मसलन अगर इस वक्त तकरीबन 9:20 का वक्त होगा, तो मुझे, अगर मुझे नमाज नहीं पढ़ी
तो मैं अपना टारगेट अगर सेट कर लूं कि 10 बजे मुझे नमाज पढ़नी है, तो मेरी सोच की डायरेक्शन अपने टारगेट की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। मैं कपड़े चेंज करूंगा, मैं वजू करूंगा, मैं रेडी होऊंगा। अगर मुझे कल कहीं दफ्तर में कोई काम करना है या स्कूल में कोई काम करना है, तो सोच की डायरेक्शन उस पर फिक्स कर दें, आपका फौरन दिमाग उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कराची जाना है तो सोचे कि 3 दिन बाद मुझे जाना है, और बाकी सारी चीजें पीछे हो जाएंगी, आप कहेंगे बाकी काम मैं बाद में आके करूंगा। तो जो जो आपका टारगेट है बेसिकली, ये आपका गोल डिसाइड करता है, ये आपकी थॉट प्रोसेस डिसाइड करता है। अगर तो आपके जिंदगी के अंदर गोल और टारगेट फिक्स हैं, तो फिर तो आपके रास्ते खुले हैं, वरना फिर ये दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत बेहतरीन गुलाम है और इंतहाई खतरनाक किस्म का मास्टर है। तो अपने दिमाग को सही। कंट्रोल करना, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपका गोल सेट हो। अभी एडिशनली अभी एक क्वेश्चन भी आया था किसी का कि नेगेटिव थिंकिंग अगर किसी को हो रही है तो उसे कैसे बचा जाए। तो अगर किसी को नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग, ये फाद रजा का आप सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर किसी को नेगेटिव थिंकिंग हो रही है और उसको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो जगह है, अब आप आंखें बंद करके अपनी जो पुतली है आंखों की प्यूपिल, अपनी कंसंट्रेशन इस जगह पर ले आए, या आप आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू करें, और इस जगह पे अपनी कंसंट्रेशन को जब आप लाएंगे इमेजिनेशन में, तो आप उसके सामने, अपने आंखों के सामने खाना काबा को तसव्वुर करना शुरू कर दें। जैसे ही आप खाना सही। काबा को तसव्वुर करना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर पिक्चर जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी खाना काबा की। तो मैंने क्या कहा था, जो बड़ी चीज का गोल रखेंगे तो छोटी चीजें खुद ब खुद साइड पे हो जाएंगी। और जैसे ही आप खाना काबा को अपनी आंखों के सामने बिठाएंगे, आपके दिमाग में इमेज बनना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच जो नेगेटिव सोच है वो पीछे चली जाएगी और पॉजिटिव सोच चलनी शुरू हो जाएगी। जी उस्मान प्लीज। सही। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर जिन ऑडियंस ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए मौजूद दोहराता चलूं कि हम लोग बात कर रहे हैं दिमागी कारकर्दगी के ऊपर, कि हम किस तरह दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाकर जिंदगी में गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो जरूर हमसे पूछिए, और जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन से मुस्तफीद हो सकें। फारूक साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं ऐसी जिनसे हम अपनी दिमाग की कारकर्दगी जो है वो बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल। ये इससे पहले अभी जो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था, काइंडली मुझे बताइएगा जरा, मैं उसको देखना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर से किसी को क्वेश्चन किया वो है। ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर से उनका ताल्लुक है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से और शटडाउन वायलेंस की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे, उनका माइंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो किस तरह थैंक हम यू वेरी मच अहमद, इसको ये बड़ा एनालाइज कर सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई अंडरस्टूड। मैं क्विकली इसका रिप्लाई करता हूँ। मैंने आपको बोला कि आपकी इनर वर्ड आउटर वर्ड को कंट्रोल करती है, आउटर वर्ड से आपने कंट्रोल नहीं होना। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें अपने इनर वर्ड से कंट्रोल होना नहीं करना आ रहा, तो हम आउटर वर्ड की तरफ जा रहे हैं। मुझे कपड़े चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग चाहिए, मेरा स्कूल नहीं खुल रहा, मेरा कॉलेज नहीं खुल रहा, मेरी रूटीन खराब हो गई है, यही प्रॉब्लम है। तो फिर कोई मसला नहीं है। अभी ये देखिए माशाल्लाह कितना आसान हो गया। ये तो कोविड-19 मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नेमत भी बन के साबित हुआ। मैंने आज कितने सालों के बाद मैंने जनवरी से लेके अब तक बारिशें ही बारिशें देखी हैं। कभी गौर करें, मौसम कितना साफ हो चुका, कितनी बड़ी मेहरबानी है उस जात की, पोल्यूशन खत्म हो चुकी है, कितनी जात की मेहरबानी है। अच्छा, ये तो हैं? अभी मैंने एक दो चीजें आपको बोली, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप जाएं कि आपने कैसे कंट्रोल करना है, तो मैं आपको दो तीन चीजें बताने लगा हूं जो कि आप अपने आप को बहुत जल्दी, मेरे ख्याल है 2 से 3 दिन के अंदर ही बदल लेंगे। सबसे पहले कुरान पाक की तफसीर पकड़ें, सिर्फ कुरान पाक नहीं, तफसीर पकड़ें। खाने की टेबल पे बैठते हैं, तफसीर को खोलें नमाज खाने से पहले या खाने के बाद, और सिर्फ एक आयत अपने साथ और अपने बहन भाइयों या बच्चों के साथ पढ़ना शुरू कर दें। डेली की टोटल 8 से 10 मिनट की कमिटमेंट है। तफसीर भी साथ पढ़िएगा, क्या जल्दी जल्दी फर्क पड़ेगा। नंबर 2, इंटरनेट खोलें और गूगल मैप खोलें। जैसे आप गूगल मैप खोलेंगे, आपको पूरी दुनिया की सैर करने का मौका मिलेगा। मैं थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड गया था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और लिटरली आई फेल्ट कि आई एम इन न्यूजीलैंड। अच्छा, सही। ये दूसरी चीज हो गई। नंबर 3, हिस्ट्री की किताब पकड़िए कोई,
वो बच्चों के साथ मिलके पढ़ना शुरू करें। अच्छा, ये जो बच्चों को डांटने वाला कंसेप्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जैसे थॉट वेव्स होती हैं वो पहले ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे आप खौफ में आते हैं, फियर में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो बच्चों तक वो खौफ पहुंच चुका होता है, आप बोलें या ना बोलें। तो बच्चे को डांटने से पहले आपका मूड ठीक होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चा बहुत ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अल्टीमेटली आपने कभी गौर किया, आपको बच्चे को बाद में ये कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो, किताब ले आओ, पढ़ लो। तो क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ यही चीज प्रोसेस करता है, तो अगर आपको 50 दफा भी कहना पड़े तो आपको यही कहना है, बेटा चैप्टर 1 दिखाओ मुझे, मैं पढ़ाता हूँ। चैप्टर 2 दिखाओ मुझे, मैं पढ़ाता हूँ। तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने बेड़ा गर्क करवा दिया, दूसरों के बच्चे आगे निकल गए हैं, ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप, उसका भी और अपना भी। उसकी गलती की सजा अपने आप को भी दे रहे हैं और उसका मुस्तकबिल आप मजीद तारीक कर रहे हैं। तो बच्चे को डांटने से पहले आपका मूड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एंगर इज अ पॉजिटिव इमोशन, रिमेंबर, एंगर इज अ पॉजिटिव इमोशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्से में तो जब सुर्खी आती थी तो वो एंगर का इजहार करते थे। उसका मतलब है क्या बच्चे के ऊपर इतना काम कर सकते हैं। इसलिए आप बच्चे को कमिट करने के लिए पॉजिटिव पजल्स जो नेट पे मिलते हैं उस पर ले आए। अब साइंस का कोई भी टॉपिक आप पहले खुद पढ़ लें, फिजिक्स है फॉर एग्जांपल, जो साइंस है, उसको बातों बातों में खाने की टेबल पे डिस्कस करें। 2-3 दिन जब आप उस टॉपिक को बार बार खाने की टेबल पे डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा क्या जबरदस्त बच्चे हमारे से बहुत आगे हैं माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकालते हैं हमारे बच्चे। उनको सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है, उनको क्यूरियस करने की जरूरत है। उनको क्यूरियस, ये अचार की बोतल है बेटा, इसमें कौन कौन सी चीजें डलती हैं, पहले आप बता दें, इसमें तेल डलता है, इसमें सिरका डलता है, इसके अंदर ये चीज डलती है। ये शीशा है, ये पहले प्लास्टिक था, इसको मैंने गर्म किया, उसकी एक वीडियो दिखा दें। अब बच्चे को 2-3 दिन दिखाएं, सिर्फ बताएं, सिर्फ पूछे नहीं। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि 4-5 दिन के बाद ही बच्चा उसी तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आपने बेसिकली उसकी परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं, उसका प्रोसेस कर रहे हैं माइंड को, और आप देखेंगे बच्चे कैसे जबरदस्त आपसे कितने करीब आ जाएंगे। वो जो दूरियां बढ़ गई थी, अपने अपने कमरे में घुसे रहते थे, नींदें बढ़ गई थी, आपके पास तो मौका आ गया बच्चों के साथ कुर्बतें हासिल करने का। अल्लाह ताला की ये जो मुश्किल है, इसको हम क्यों ना नेमत की तरह गुजारा करें। जी उस्मान, थैंक यू। सही सर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट आप कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोका जा सकता है, हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी फैल रही है, नेगेटिव जो हमारे इर्द गिर्द फैक्टर्स हैं, हम उनको किस तरह बच सकते हैं उनसे? जी बिल्कुल। अच्छा, जब आपके जहन में अपना गोल फिक्स हो जाएगा तो क्या स्टेज आएगी, करना ही करना है। क्या स्टेज आएगी, करना ही करना है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता कहां से आएंगे, पैसे जहां पे हैं वहीं से आएंगे, ये मेरा काम नहीं है सोचना, मेरे रब ने मेरे से वादा किया है। आपने बार बार अपना जो गोल है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और गोल में आप दूसरे बंदे को शामिल नहीं कर सकते। गोल में अपनी एमएससी करने की बात कर सकते हैं, डॉक्टर बनने की बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की बात नहीं कर सकते। आप ये फील कर सकते हैं मैं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पीटीवी वालों ने जॉब देनी है। ये आपका गोल नहीं हो सकता। गोल आपका अपना होता है। जब भी आप बार बार रात को 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने दिमाग को ये कमांड देते हैं कि मैं प्रोफेसर बन चुका हूं, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं जो भी इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, आप मास कम्युनिकेशन में हैं, आप उसके ऊपर कोई अब ब्लागियात में कोई काम करना चाहते हैं, या आप एंकर बने हुए हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं, जो भी चीज अपने अपने दिमाग के अंदर वो पिक्चर को बना लीजिए और 21 दिन तक उस पिक्चर को रोजाना 10 मिनट के लिए सिर्फ देखें। कुछ भी नहीं करना रात को सोते वक्त। आपने देखा रात के सोते वक्त कितने जबरदस्त अमलियात होते हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है वो उस वक्त रिसेप्टिव मोड में होती है, सिर्फ पॉजिटिव चीजें अंदर जा रही होती हैं। और जैसी पॉजिटिव चीजें अंदर जाती हैं आपके दिमाग के अंदर, और आप ये समझते हैं कि मैं ये बन चुका हूं, ये नहीं कहना मैं बनूंगा, अल्लाह का शुक्र है मैं ये बन चुका हूं, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज को असली लेता है। अगर गा बोलेंगे तो वो आगे आगे जाएगा। तो आपने रात को सोते वक्त अपने आप को उस चीज की कमांड देनी है जो कमांड आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं, आप देखते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं आपका माइंड आपको उस तरफ ले जाएगा। और तुम अपने रब की तस्बीह बयान करते रहा करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन
बेनामो निशान रहेगा। जब आपका टारगेट क्लियर हो जाता है ना, फिर मामू चाचे ताए कोई कुछ नहीं कर सकता, रास्ता बनता चला जाएगा। और ये जो बातें करने वाले हैं, वो जो लोग आपके पीछे पड़ गए थे, एक वक्त आएगा कि आपके पीछे आएंगे। पहले पीछे पड़ गए थे, अब वो पीछे आएंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं, अपना टारगेट अचीव करने के लिए जब हम 70-80% पे पहुंचते हैं तो हम थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और उसको छोड़ने को दिल कर रहा होता है। वो टाइम है जहां पे रियल डिटर्मिनेशन चाहिए। उस वक्त बेसिकली आपका टारगेट जो है वो आपको खींच रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका ये इंटरव्यू की मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने इस इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी अपनी होमवर्क किया, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे। आज जब मुझे पता चला उस्मान की कॉल आ गई है, तो फौरन, क्योंकि मेरा टारगेट उस्मान के साथ बात करना था, तो फौरन मेरा दिमाग जो है वो टारगेट ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने अपने टारगेट की तरफ खींचना शुरू किया, आपके अंदर एक नई एनर्जी आना शुरू हो जाती है। काम जो शुरू कर लिया और आधा कर लिया या 60% कर लिया, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि थॉट वेव्स वहां पहुंचेंगी जहां पे उसकी जरूरत है। ये अल्लाह ताला का काम है रिजल्ट निकालना, मेरा काम सिर्फ एफर्ट करना है। डिप्रेशन होता ही उस सूरत में जब हम रिजल्ट की तरफ देख रहे हैं। जब मैं सिर्फ एफर्ट की तरफ देख रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है, रिजल्ट तो है ही नहीं, डेस्टिनी तो है ही नहीं मेरे हाथ में, किस्मत मेरे हाथ में है, मुकद्दर मेरे हाथ में नहीं है, तकदीर मेरे हाथ में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एफर्ट कर सकता हूँ, डेस्टिनी का जिम्मेदार नहीं हूं। अगर मैं ये सोचूंगा मैं फर्स्ट आ जाऊंगा और दरमियान में खाली जगह रह जाएगी, ये बड़ा खतरनाक काम है। मेरा काम एफर्ट करना, जग भरना है, खुद ब खुद गिलास भर जाए। जी प्लीज। अच्छा, जहीर साहब का एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि हमारे नेचर और बिहेवियर में क्या फर्क होता है। सॉरी, मुझे दोबारा बताइएगा क्वेश्चन। जहीर अहमद ने नेचर क्वेश्चन में, किया था कि हमारी नेचर और बिहेवियर में क्या फर्क होता है, इंसान की नेचर और बिहेवियर में ओके क्या फर्क। ठीक, जो जी एटीट्यूड हम पैदा होने के साथ लेकर आते हैं वो हमारी नेचर होती है, और जो हम सही डेवलप करते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है। वो कहते हैं नेचर सही। कैन नॉट बी चेंज। वो नेचर को 3 चीजें हैं, बेसिकली सिर्फ 3 चीजें हैं, वो नेचर कभी चेंज नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी हैं? मुझे जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे हवा की जरूरत थी, वो मेरी नेचर में है। मुझे फूड की जरूरत थी, मेरी नेचर में है। और शादी करने की जरूरत है, ये मेरी नेचर में है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। बाकी तमाम बिहेवियर जो हैं नॉर्मल बंदे के लिए, जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं होते, जिनके पर्सनालिटी ठीक होती है, उनके बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। उनके बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। जहीर अक्सर मुझसे क्वेश्चन भी करता रहता है, माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक है, अल्लाह ताला इसको खुशियां दे, और इसके सही। क्वेश्चंस सबके लिए एप्लीकेबल भी होते हैं। अगला सवाल नेचर ले जो है लेते ना, हैं। जी प्लीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से हमें जरा ब्रीफली जी प्लीज इस प्लीज सेशन प्लीज, को रखना नेक्स्ट पड़ेगा। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फहद की तरफ से आया था कि हम अपनी मेमोरी को किस तरह एनहांस कर सकते हैं, यानी कि हम मेमोरी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अपनी याददाश्त को। हो अच्छा, इसके लिए मैं ये अर्ज करता चलूँ, मैं तकरीबन पिछले 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने भी थोड़ा सा उसका जिक्र भी किया कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एक्टिवेट करना होता है। तो इसका ना पूरा प्रोग्राम मैं डिजाइन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इट विल बी वेरी इफेक्टिव, जिसकी 40% है इंशाल्लाह ताला। 3 दिन की वर्कशॉप के बाद वो 70% 75% पे मेमोरी चली जाएगी। लेकिन उसके लिए जो ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फोकस करना जरूरी है, फोकस या कंसंट्रेशन करना। जैसे ही आप यहाँ से मैंने आपको बोला कि हर चीज पहले इमेजिनेशन में होती है, पहले आपके दिमाग में होती है, फिर ऑन ग्राउंड होती है। जब आप किसी भी चीज को याद करना शुरू करते हैं और अपने आप को यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट्स जो बने हुए न्यूरॉन्स के, उसके ऊपर सब सब्जेक्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स का चैप्टर 1 भी उधर मौजूद है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, हर चीज उसके ऊपर पहले से ही मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सब चीजें पहले से डाल के भेजी हैं, उसको सिर्फ पॉलिश करना है। अब जब मैं सोचता हूं कि चैप्टर 1 याद करूं या चैप्टर 1 का पार्ट 1 याद करूं, तो आंखें बंद करके इस जगह पे चैप्टर 1 को ला के, ये जो जगह है टेम्परल रीजन इसको कहते हैं, दोनों तरफ होते हैं हमारी बॉडी के, ये टेम्परल रीजन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड मेमोरी, एक दो जगह और भी है, वो इंशाल्लाह उसमें वर्कशॉप में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक करंट तेज सांस लेते हैं और ये फील करते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट टेम्परल रीजन की तरफ जाना शुरू हो गया है, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होनी शुरू होती है। जैसे ही फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन आपकी और इंप्रूव होती है, आपकी मेमोरी, डेली मेमोरी
ठीक होना शुरू होती है। इसके लिए जो ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं ये करनी होती हैं। आप एक लंबी सांस लेते हैं, अपनी सांस यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद फिर अपनी सांस इस जगह पे जहां पे मैंने आपको बोला या टेम्पोरल रीजन पे, यहाँ पे अपनी सांस को साथ इम्पल्स को फील करवाना, अपनी कंसंट्रेशन इस तरह से इस तरफ लेके जाना है और ये रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। जी उस्मान। सर अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। शनाज शाहिद पूछ रही हैं कि हाउ ओवरकम थिंकिंग ऑफ डेथ, यानी कि मौत का ख्याल हम Yes, very कैसे निकाल important. सकते हैं अपने जहन से। वाह, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है अगर किसी ने ये सोच लिया तो अभी इससे 2 मिनट के बाद उसका ये फियर ऑफ डेथ जो है वो खत्म हो जाएगा। व्हाट इज माय टारगेट इन माय लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरा मकसद, जिंदगी का खुद बहुत बड़ा मकसद है। मैंने अल्लाह ताला के पास जाके, जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो अल्लाह कहे, मैं तो ये चाहता हूं, अल्लाह ताला मुझे कहे वेल डन फर्रुख। ये जो जिंदगी है, ये जो जिंदगी है, ये मौत जिसको हम कहते हैं यहां पर खत्म नहीं होती। अगर मैं अपने सोच में अपने अल्लाह ताला को देखना शुरू कर दूं, जो मेरा टारगेट है अल्टीमेट, कि मुझे जिस मेकर ने बनाया मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जिस जात ने मुझे पैदा किया मैं उसको देखूं कि वो कितना खूबसूरत है, वो नूर है उसके, हाँ कितनी रोशनी है, मैं उसके सामने सजदा बसजूद होना चाहता हूं। ये जन्नत मुबारक रहे जाहदों को, मैं तो तेरा सामना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कितना खूबसूरत शेर बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो उस हद तक अल्लाह के करीब होना चाहते थे। कहते थे कि मैं इतना नेक बन जाऊं कि मुझे जल्दी जल्दी मेरा खुदा मिल जाए। जिसका टारगेट खुदा से मिलना है उसको रास्ते के ऑब्स्टिकल्स की परवाह नहीं होती। सही, थैंक यू। बेहतरीन। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेमोरी का जवाब मेरा ख्याल है फारूक साहब ने दे दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था शकील की तरफ से कि परसेप्शन और रियलिटी के दरमियान क्या फर्क होता है। परसेप्शन और रियलिटी के बारे में क्या, वाओ, ये किसने पूछा? ये रियलिटी शकील वो कोई फैक्ट है, साहब थे, उन्होंने पूछा। रियलिटी वो फैक्ट है जो किसी भी सूरत में रियलिटी ही रहेगी, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। परसेप्शन जो सही, है किसी भी चीज को देखने के बाद, मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे करके एक चुटकी बजाई, तो चुटकी बजा के टाइम गुजर गया, परसेप्शन मेरी इसके बारे में बाद में कायम हो। ये जो लम्हा कुछ गुजरा, ये बेसिकली मेरे दिमाग की जो कॉग्निटिव जो बिहेवियर है, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं टच करता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं इस तरह करता हूं, इन चीजों से मैं किसी चीज के ऊपर जो अपना आइडिया बनाता हूं उसको मैं परसेप्शन कहता हूं। अब सही, कुछ लोग रियलिटी बेस्ड चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी की अपने पेरेंट में से किसी की बचपन में डेथ देखी तो उसको वो डेथ पे यकीन नहीं हो रहा था, तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। डेथ एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज अनदर क्वालिटी, एक्सेप्टेंस इज अनदर क्वालिटी। ऐसी इमोशन है जो जिसकी फंस जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए चलिए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर आप इस जगह पे खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन पॉइंट ए से आई और ट्रेन पॉइंट बी पे गई, और आपने पीछे होके उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया, उसको जाने दिया, आपने उसको कुछ भी नहीं किया, जो आए लोग बैठे, नीचे उतरे, चले गए, ठीक है। ये जो थेरेपी है ये रियलिटी बेस्ड थेरेपी इसको कहते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। आप अपनी सोच जो चंद लम्हों के लिए आती है उसको आने दें, जैसे, और क्योंकि वो सोच जिस तरह आई है उसको तंग मत करें, लेट गो करें, उसको लेट गो, इसको जाने दें। जैसे ही आप अपनी सोच को जाने देंगे, आपने बहुत सारी चीजों पे काबू पा लिया। इनफैक्ट ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, वहम की बीमारी जो होती है, अब इसको भी ट्रीट करने के लिए ये जो मैंने अभी आपको बिहेवियर थेरेपी पे ये बताई है कि आप पीछे होके उस सोच को जो आ रही है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर से या उससे कुछ पहले ही वो थॉट आपके सामने से गुजर जाएगी और आपकी परसेप्शन चेंज हो चुकी होगी। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। सही।
जी उस्मान। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है रिवा शेख का कि विच फील्ड इज बेस्ट आफ्टर आईकॉम। अच्छा, ये टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप अगर फिर भी इसका जवाब देना चाहें तो ठीक, मैं टॉपिक से वाकई रिलेटेड नहीं है। मैं लोगों की चलिए फिर कैरियर अगला क्वेश्चन ले काउंसलिंग जो लेते हैं है शकील अहमद का। उस्मान, मैं लोगों की जो कैरियर काउंसलिंग है, उनके जो हाथों की शेप होती है, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कंधों की शेप होती है, उनकी आंखों की शेप होती है, उनकी जो आईब्रोज होती हैं। अभी जिस तरह मिसाल के तौर पे आप मेरे सामने हैं, मैं आपको बता सकता हूँ यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर। आप जिसके भी एडवाइजर रहेंगे वो बड़ा लकी बंदा होगा। मैंने आपकी शक्ल अच्छा, देखी और मैंने आपको बता दी, आपकी क्वालिटी मैंने आपको बता दी, बिकॉज मैंने पिछले 10 इयर्स लगाए इसके ऊपर कि फेस रीडिंग से बंदे की पर्सनालिटी को कैसे जज किया जा सकता है। मैं बता सकता हूँ जब मेरे पास सही। केस आते हैं, दोनों फेस आ जाएं, लड़की का और लड़के का, और तस्वीर आ जाए कानों तक होनी चाहिए, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा और मैं बता दूंगा कि इनके फ्यूचर के हालात कैसे रहने के चांसेस है, इनके आपस में अच्छा, बनने के कैसे चांसेस है। दिस इज माई प्रोफेशन, यस आई हैव रिसर्च फॉर दिस, आई हैव डन इट। और सही। ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि बीबीए अच्छा है या बीए अच्छा है या साइकोलॉजी अच्छी है, तो इसका सिर्फ एक सिंपल जवाब ये है, सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, सब्जेक्ट में जान नहीं होती, इंसान में जान होती इंसान में जानो, सही, है। बेहतरीन। आप जिस सर, चीज में उठ सवालात के जाएंगे सिलसिले को आगे वो बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट आपका। माजरत के साथ सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, शकील अहमद पूछ रहे हैं कि जो पुराने ख्यालात हैं, कुछ पास्ट इवेंट्स हैं, वो किस तरह आपके इनर वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं? How is माजी की कुछ built यादें the हों। inner world is the old memorized event thoughts affect the inner world as you discussed. Yes, बिल्कुल ऐसा है। पास्ट एज मेमोरीज, जो आपकी पास्ट एज मेमोरीज में वो वाली इमोशंस जो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। फीलिंग क्या होती है? वो वाली सोच जो आपको अफेक्ट करती है उसको फीलिंग कहते हैं। वो आपके मसल्स में आ जाते हैं तो आपको दर्द फील होता है, वो फीलिंग है। अदरवाइज वो इमोशन में रहे तो आपको कुछ भी नहीं फील होता। तो वो अगर इमोशन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बैड फीलिंग बन जाए, गुस्सा, रेज, डिप्रेशन, एंगर, कंटेम्प्ट, हेट्रेड, इस चीज में आ जाए, जेलसी में आ जाए, तो आपके वो मसल्स में आ जाती है। तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पास्ट एज मेमोरी, आपने कोई इवेंट हुआ किसी के साथ अब्यूज हुई, सेक्सुअल अब्यूज हुआ, किसी के साथ, किसी ने अपनी जिंदगी में टफ टाइम देखा हुआ है, उसने कोई इवेंट देखा जो उसकी आंखों में मुकम्मल बन गया है, उसको रिमूव किया जा सकता है। और उसको रिमूव करने में सिर्फ 2 से 3 सेशन चाहिए। जैसे ही वो सेशन जैसे ही वो सेशन लेगा और वो पास्ट एज मेमोरी उसकी गुजरेगी, तो अपने आप को इतना हल्का फुल्का महसूस करेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर जहनी सेहत लाखों में भी मिलती है ना, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। अपने ऊपर पैसे स्पेंड करें, कपड़ों पे नहीं करें, खाने पे नहीं करें, अपने ऊपर स्पेंड करें सही। पैसे, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव, ताकि जिंदगी में आपको पीस मिले, सुकून मिले, खुशियां मिले। वो पैसे में नहीं है, वो आपकी इनर वर्ल्ड में है। और इनर वर्ल्ड को इंप्रूव करने के लिए हर चीज को प्रैक्टिकल करना लाजमी है। आटे को रोटी बनाने तक और सर्व करने तक एक बंदे ने पूरा काम करना है, तब आपकी इनर वर्ल्ड सही। स्ट्रांग होती है, आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ती है। जी सही। प्लीज। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप ऑडियंस से जरूर गुजारिश करूंगा कि सेशन को शेयर करिए। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों को एंटरटेन कर रहे हैं। सर, प्लीज हॉबी और पैशन के दरमियान फर्क बता दीजिएगा। मलाल का ये क्वेश्चन है कि हॉबी और पैशन में क्या फर्क है? हॉबी और पैशन में क्या फर्क है? जो चीज आपके अंदर समा जाती है, जिसमें रूह और रवा में, मतलब ये जो माइंड साइंस है, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा जिक्र करूं तो मुझे किताबों से कभी भी मोहब्बत नहीं रही, कभी भी मोहब्बत नहीं रही। लेकिन जब मुझे अपनी इनर पर्सनैलिटी का पता चला, मैं क्यूरियस हुआ लोगों के बारे में जानने के लिए, तो मैं लोगों की बातों को, कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करता होता था। मुझे पता चला कि ये तो मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी स्पेशल क्वालिटी दी है। तो मैंने उसको पहले हॉबी के तौर पे बनाया। मैं लोगों से बातें सुनता था, लोगों की बातें सुनता था, कम्युनिकेशन उनसे करता था, उनसे सुनता था। अब वो उसको मैंने हॉबी के तौर पे अपना लिया, मैंने लोगों से सीखना शुरू कर दिया। वो हॉबी चलते 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 जब वो मेरी रूह रवां में आई, तो वो मेरा पैशन बन गया। जब वो पैशन बन गया तो उसकी पहचान ये थी कि मैं जहां भी उठता बैठता हूँ, अपने ही पैशन के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैशन से लोगों को भी बहुत फायदा होता है। तो वो मेरा अल्टीमेटली अब प्रोफेशन भी बन चुका सही। ठीक हो है। अच्छा, गया। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी मुझे सवाल आया है आमिर अजीज की तरफ से, इफ आई फेल टू अचीव माई गोल्स व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आमिर के लिए मेरा जवाब ये है कि गोल
अचीव करना इज नॉट द क्वालिटी, इट इज द जर्नी विच मैटर्स, इट इज द जर्नी विच यू एंजॉय। जब कमरे में पहुंच गए फिर तो कहते हैं चलो सुबह होगी तो अगली जगह पे चलेंगे। तो जर्नी को एंजॉय करना जरूरी है, एफर्ट जो करते हैं वो एंजॉय करना जरूरी है। जब आप सक्सेस की एक पहाड़ पे पहुंचते हैं, जब आप सक्सेस के एक पहाड़ पे पहुंचते हैं तो उससे अगले पहाड़ की तरफ जाना होता है, वरना आप नीचे गिर जाएंगे। सक्सेस एक चीज नहीं है, सक्सेस कंटिन्यूअस एफर्ट है आपकी जिंदगी का। दूसरी बात, टारगेट अचीव करना या टारगेट का रिजल्ट लेना आमिर आपके कंट्रोल में नहीं है, मैंने पहले भी बताया। आपके कंट्रोल में एफर्ट करना है, पूरी प्लानिंग के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जोर लगाना आपका काम है, और उसके बाद रिजल्ट अल्लाह का ही काम है। उसके जो काम उसका है उसको करने दें, जो काम आपका है आप करने दें। कभी डबल माइंडेड नहीं होंगे, कभी डबल सही। माइंडेड नहीं होंगे, और जो बंदा डबल माइंडेड नहीं होता उसको कभी एंजाइटी नहीं होती। जी उस्मान। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फहद पूछ रहे हैं कि हम अपने माइंड को क्विक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना सकते हैं। फहद इतनी जल्दी क्या है वैसे? जूं जूं आप अपना नॉलेज बेसिक, अच्छा अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक दिन एक बच्चे को पढ़ा रहा था, वो बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, तो मैंने उससे पूछा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और फिर मैंने उससे पूछा कि मोल क्या होता है, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ाते हैं, मोल मोल और एवोगाड्रो नंबर केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। उस बच्चे को मोल और एवोगाड्रो नंबर का नहीं पता था, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था साइंस में। मुझे अंदाजा हुआ कि क्योंकि इसका वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो ये आगे कैसे चलेगा। इसने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में 900 या 950 नंबर लिए हैं। तो जो चीज है, जो भी चैप्टर है, उसके बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, चाहे आपको 10 दफा करना पड़े। जब वो आपकी बेस मुकम्मल होती है ना, तो आपके जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, इनके अंदर ऑटो जनरेशन सिस्टम है। आपको एक आइडिया मिलता है, आप किसी से पकड़ते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, एक आइडिया मिलता है, तो आपके आइडियाज नए जनरेट होने शुरू होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक आइडियाज होना, अलिफ बे आएगी तो आप उर्दू सीखेंगे, एबीसी आएगी तो अंग्रेजी सीखेंगे। तो एबीसी को अच्छी तरह याद करना, शुरू की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे वो याद करते हैं, पूरी किताब बहुत आसान होती है। किताब को पढ़ने के लिए जब इंडेक्स खोलते हैं उसकी, उसमें 3-4 इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको नजर आते हैं, आप पहले वो पढ़ें, आप पूरी किताब उसके बाद बड़े मजे से पढ़ेंगे। कितना आसान तरीका है किताब पढ़ने का। जी उस्मान। सही। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन से भरपूर जो है वो मुस्तफीद हो रहे होंगे। मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ज़हीर गुज्जर पूछ रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की जानिब से एक सेंटेंस बहुत मशहूर है कि वो काम करो जिसके लिए तुम बने हो। टैलेंट डिस्कवर होना चाहिए, वक्त टाइम और काम करने पड़ते हैं, लेकिन यूट्यूब और काम करना ही चलती है, सुनकर डिप्रेस और स्ट्रेस हो जाती है। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो जुमला है कि काम वो करो जिसके लिए तुम बने हो, इसको कैसे इसकी एसेंस तक पहुंचा जा सकता है। ये तो आपको, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपनी डेली की हैबिट्स देखें। वो एक मेरे पास एक बंदा आया, उसको उसकी मदर जो है वो डॉक्टर बनाना चाहती थी, वो बेचारा बड़ा परेशान था, वो रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया। मैं उसके साथ क्वेश्चनिंग करना शुरू हुआ, उसने जो पैसे दिए थे, फीस दी थी, उस फीस देने के बाद जब 1 घंटा उसने मेरे साथ गुजार लिया, तो जब वो वापस गया, कहता है सर मैंने बहुत कम फीस दी है आपको, आज मुझे पता चला है कि मेरा पैशन क्या था और मुझे प्रोफेशन क्या अपनाना चाहिए था। बेसिकली हमारा गोल हम नहीं डिसाइड कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, और यही बड़ा खतरनाक काम होता है। मैंने उसके हाथ में देखा, वो लकड़ी की चीज उसने कोई पकड़ी हुई थी। मैंने कहा बेटा आपने ये क्या पकड़ा हुआ है? की रिंग था। मैंने कहा यार बड़ा खूबसूरत है। कहता सर मैंने खुद बनाया। मैंने कहा तो आपका दिमाग तो इस तरफ चलता है, तो आप भी तो डॉक्टरी की तरफ जा रहे हो। एकदम उसकी माँ बैठी हुई थी सामने, एंड शी गॉट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। तो आपको प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए इन चीजों के लिए। ये आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, सारी जिंदगी काम आएंगे। सही। अच्छा, शकील अहमद की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि हमें ये थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए, वो कौन सी ऐसी एजुकेशन की फील्ड है जो चूज करनी चाहिए। नहीं, ये मैं शायद इस सवाल का जवाब इस तरह नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट्स का नहीं पता। ये तो फिर गलत जवाब हो जाएगा, मैं माजरत खाऊं। सही।
ये क्योंकि चलिए, जब तक मुझे किसी की बैकग्राउंड का नहीं पता होगा मैं उसको कैसे बता सकता हूँ कि वो कौन सा फील्ड, ये पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा और वो मैं गलत गाइड कैसे कर सकता हूँ। सही। जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि इमोशनल स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है मेंटल हेल्थ से? इमोशनल स्टेबिलिटी का मेंटल हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक है? वेरी गुड। जब भी आपके इमोशंस बिल्कुल पीस में होते हैं, आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको जल्दी नहीं है, आप खाना खा रहे हैं, आपको जल्दी नहीं है, आप बार बार फ्रिज नहीं खोल रहे, इसका मतलब है कि आपके इमोशंस कंट्रोल में है। जब आपके इमोशंस कंट्रोल में हैं तो आपका बॉडी का लिम्बिक सिस्टम, एक हिपोथैलेमस पार्ट आता है दिमाग के अंदर जिसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स निकल रहे हैं। हिपोथैलेमस मेन मोटर है, ट्यूबवेल है, उसके बाद नीचे चैनल चलते हैं। अगर वो हिपोथैलेमस आपका पूरा काम करेगा तो आपके हार्मोन्स मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से रिलीज होते रहेंगे। लेकिन अगर आप डिप्रेस हैं, डबल माइंडेड हैं, एंजाइटी में हैं, बाजू में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उस कमर के दर्द को तोड़ नहीं रहे, पसीना नहीं बहा रहे, तो उसके बाद क्या होगा? वो आपका जो हिपोथैलेमस पार्ट है वो काम करना छोड़ देगा। जब पीछे से मेन मोटर काम करना छोड़ देगी तो कभी किसी को किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कभी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो मोटर को एक्टिवेट रखने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बुजुर्ग हमेशा एक ही दुआ करते हैं, बेटा अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। वो नहीं कहते तुम्हें 10 लाख रुपए मिले। हमें सही। जिंदगी में खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। जी उस्मान। ठीक सर। सर, वक्त की किल्लत की वजह से हमें सेशन जो है वो यहीं पर ख़त्म करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आप हमें ज्वाइन करेंगे। उस्मान मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी सर, प्लीज। इधर से क्वेश्चन आया है, हाउ टू रिमूव द डबल माइंडेडनेस। मोहम्मद खान, क्वेश्चन बहुत सिंपल आंसर है इसका। डबल माइंडेडनेस रिमूव करने के लिए जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, सबसे पहले इंटेंशन देखें कि आपने किस प्लेटफॉर्म से कौन सा टिकट लेना है। आपने कराची जाना है, लाहौर जाना है, कलकत्ता जाना है, अगर आपको पता ही नहीं है आपने जाना किधर है तो टिकट कौन सा लेंगे। तो आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। जैसे आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, आपकी अटेंशन भी उस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब अटेंशन डाइवर्ट होगी, आपकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी और आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। जी प्लीज उस्मान, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया मोहम्मद ठीक है खान सर। आपका। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे अपना कीमती वक्त दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आप इल्मी सिटी के साथ जुड़िए रहिए। और मैं अपने नाजरीन से कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मतलब इस सेशन से भरपूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में फ़ारूक साहब को दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ बुलाएं। फिल वक्त इल्मी सिटी की तरफ से इतना ही। आप लोग इल्मी सिटी के साथ जुड़िए रहिए। अब तक के लिए इतना ही और अपने होस्ट उस्मान सियालवी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उस्मान थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मुझे चांस दिया लोगों के साथ बात करने का। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।